दिस इज़ फर्स्ट चैप्टर ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इंट्रोडक्शन में नर्वस सिस्टम बेसिक कंसेप्ट ये है कि नर्वस सिस्टम होता है, उसके दो पार्ट होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट्स आते हैं कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी दो पार्ट आते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में स्केलेटल मसल्स आते हैं जो कि वॉलंटरी इन कंट्रोल होते हैं, और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में कार्डियक और स्मूथ मसल्स आते हैं जो कि इनवॉलंटरी इन कंट्रोल होते हैं। और इसके बाद इसमें दो एक्टिविटी होती हैं, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी होती है, सिम्पैथेटिक एक्टिविटी होती है। पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी फाइट और फ्लाइट की कंडीशन होती है, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी रेस्टिंग कंडीशन होती है। और इसके बाद पैरासिम्पैथेटिक में क्रेनियोसैक्रल नर्व्स आती हैं, ठीक है ना, जिसमें 3, 7, 9 एंड 10, और सैक्रल में S2, S3 एंड S4। इस तरह सिंपैथेटिक में थ्रैकोलम्बर नर्व्स आएंगी, ठीक है ना, इसमें T1 to T12 होगी थोरैसिक नर्व्स, और लंबर्स में L1 से L5 तक, ठीक है ना, ये हो जाएगी। अब इसके बाद याद रखना है कि सिंपैथेटिक में प्री गैंग्लियनिक फाइबर स्मॉल होंगे और पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर लार्ज होंगे। पैरासिम्पैथेटिक में प्री गैंग्लियनिक फाइबर जो होते हैं लार्ज होते हैं, और पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर जो होते हैं ना वो स्मॉल होते हैं। अब ये भी याद रखना है कि सिंपैथेटिक में जो रिसेप्टर होगा अल्फा बीटा रिसेप्टर्स होगा, ठीक है ना, और इस पे न्यूरोट्रांसमीटर जो होगा ना नॉरएपिनेफ्रिन होगा। और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी में जो रिसेप्टर होगा वो निकोटिनिक रिसेप्टर होगा, और इस पे और मस्करीनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर्स होंगे, और जो न्यूरोट्रांसमीटर होगा एसिटाइल कोलिन होगा। सिर्फ फर्क एक एक्सेप्शन है यहाँ पर, एक मस्करीनिक रिसेप्टर है, उस पर न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन है, लेकिन वो एक्टिविटी सिंपैथेटिक परफॉर्म करवा रहा है ऑन स्वेट ग्लैंड्स। एक ये हो गया, और एक सोमैटिक का याद रख लें, स्केलेटल मसल्स में रिसेप्टर निकोटिनिक है, और उस पर जो न्यूरोट्रांसमीटर होगा एसिटाइल कोलिन होगा। अब इसके बाद हम कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन और नॉन एड्रेनर्जिक ट्रांसमिशन का पढ़ेंगे। लाइक कोलिन इनटू द मिटोकॉन्ड्रिया जाती है, एसिटाइल कोई के साथ मिलेगी, ठीक है ना, एसिटाइल कोलिन बना देती है। एसिटाइल कोलिन जो है ना फिर वेजिकल में स्टोर होती है, और फिर वेजिकल से फिर आखिर में इम्पल्सेस जब आती हैं वो एसिटाइल कोलिन रिलीज़ हो जाती है, और फिर पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल पे जाके बाइंड करके अपना एक्शन परफॉर्म करती है कोलिन रिसेप्टर के साथ बाइंड करके। अब इसमें ना डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट ड्रग्स एक्ट कर रही होती हैं। इसके लिए निमोनिक है HBB, एच यानी हेमिकोलिनियम जो है ना कोलिन की ट्रांसपोर्ट को रोकता है। वेज़ेमिकोल जो है ना वो स्टोरेज नहीं होने देता एसिटाइल कोलिन की, और एसिटाइल कोलिन को रिलीज़ होने से एसिटाइल कोलिन के रिलीज़ को ब्लॉक करने में बोtulinum ड्रग होती है। अब इसके बाद एसिटाइल कोलिन जब रिलीज़ हो जाता है तो वहाँ पर पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल पे एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम्स होते हैं जो कि एसिटाइल कोलिन के आफ्टर एक्टिविटी के बाद ना उसको एसिटाइल कोलिन को कोलिन और एसीटेट में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद आ जाती है नार्को एड्रीनर्जिक ट्रांसमिशन। इसमें टेरोसिन इनटू द मिटोकॉन्ड्रिया जाएगी, टेरोसिन से डोपा बनेगा, डोपा से डोपामीन बनेगा, डोपामीन कन्वर्ट हो जाता है नॉरएपिनेफ्रिन वेजिकल में स्टोर होगा, फिर नॉरएपिनेफ्रिन जो है ना जब इम्पल्सेस आएंगी वो फिर रिलीज़ हो जाएगा, और पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल पे एड्रेनल रिसेप्टर के साथ बाइंड करके सिंपैथेटिक एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। अब इस पे ना इसके लिए भी डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट ड्रग्स एक्ट कर रही होती है। निमोनिक है MRG, मी टेरोसिन जो है ना टेरोसिन को डोपा में कन्वर्ट नहीं होने देता, ठीक है ना, और रिजरपिन जो होती है ना डोपामिन नॉरएपिनेफ्रिन की स्टोरेज को रोकती है, और गोनिथिडीन जो होती है ना ये रिलीज़ नहीं होने देती नॉरएपिनेफ्रिन को। नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ हो गई है तो वो फिर डिफ्यूजन मेटाबॉलिज्म के थ्रू भी डीजनरेट हो सकती है, और या तो फिर जब अपना एक्शन परफॉर्म कर लेती है तो या फिर नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक हो जाती है इनटू अकेन वेजिकल्स। इस रीअपटेक को रोकने के लिए दो ड्रग्स होती हैं, कोकेन एंड ट्राइसाइक्लिक एसिड डिप्रेसेंट्स। इसके बाद आ जाते हैं टेबल 6.1 कोलिनर्जिक कोलिनोसेप्टर्स इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स, ठीक है ना। एक रिसेप्टर कोलिन पैरासिम्पैथेटिक रिसेप्टर्स जो होंगे ना उनकी लोकेशंस, मैकेनिज़्म और आखिर में मेजर फंक्शंस क्या होगा ये करना है। अब इसकी लोकेशंस के लिए ना एक निमोनिक है, ये अब याद रख लें कि मस्करीनिक रिसेप्टर जो ऑड वाले होंगे M1 M3, ठीक है ना, ये GQ कपल्ड होते हैं, ठीक है ना, और M2 जो है ना वो इनहिबिटरी है, GI इन कपल्ड रिसेप्टर्स है। और इसके बाद निकोटिनिक NN और NM, ठीक है ना, एक मस्करीनिक मस्कुलर होगा, एक निकोटिनिक होगा, ठीक है ना, गैंग्लिया होगा ANS गैंग्लिया, ऑटोनोमिक गैंग्लिया पे जो एक्ट कर रहे होते हैं ना ये सोडियम पोटाशियम आयन चैनल पे एक्ट करते हैं और डीपोलराइजेशन करवाते हैं और इवोक्स
एक्शन पोटेंशियल इस तरह मस्करीनिक इनकी लोकेशन के लिए एक निमोनिक है मसल्स नॉट हैव एनर्जी, ठीक है ना। मस्करीनिक एम से मस्करीनिक, नॉट से नर्व एंडिंग्स पे M1 होगा, हैव H हार्ट हार्ट पे M2 होगा, ठीक है ना। एनर्जी E से इफेक्टर सेल्स पे M3 होगा। ये निमोनिक है लोकेशन के लिए। और NN जो होगा ना ANS गैंग्लिया पे होता है, NM जो होता है न्यूरोमस्कुलर एंड प्लेट पे होता है। ये मैंने बता दिया कि हार्ड वाले जो है ना M1 M3 ये GQ कपल्ड होते हैं, और इवन वाला GI कपल्ड है। ये आसान तरीका याद करने का। इसके बाद ये सोडियम नीचे वाले निकोटिनिक जो होते हैं सोडियम पोटाशियम आयन चैनल पे एक्ट कर रहे होते हैं। M1 जो होता है IP3 डैक का, M1 और M3 जो है ना IP3 डैक कास्केड को इंक्रीज़ करवा रहे होते हैं, और M2 जो है ना ये साइक्लिक AMP की एक्टिविटी को कम करवा रही होती है एंड एक्टिवेट्स पोटाशियम चैनल्स। ये हो गए। अब इसके बाद ये को ट्रांसमीटर्स के नाम आने चाहिए। ये एनकैफ्लिन होता है, वैजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड, न्यूरोपेप्टाइड, वाई सब्सटेंस पी, न्यूरोटेंसिन और सोमेटोस्टेटिन। ये MCQs में आ सकते हैं को ट्रांसमीटर्स। इसके बाद आ जाता है एड्रीनोसेप्टर्स। इसमें अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 एंड डोपामिन रिसेप्टर्स होते हैं। अब इनकी लोकेशन के लिए ना एक निमोनिक है इंग्लैंड नेवर हैव सम एपोलॉजी। इसे इफेक्टर सेल्स में अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स होंगे, नेवर एन से नर्व एंडिंग्स पे अल्फ़ा 2 रिसेप्टर्स होंगे, और हैव H1 यानी हार्ट पे बीटा 1 रिसेप्टर्स होंगे, और सम यानी स्मूथ मसल्स पे बीटा 2 रिसेप्टर्स होंगे, ए से यानी एडिपोज सेल्स में बीटा 3 सेल्स होंगे, ठीक है ना। इसके मैकेनिज्म के लिए ना किस निमोनिक याद करना है, यानी GQ होगा और उसके बाद GI होगा, बाकी सारे GS होते हैं स्टिमुलेटरी होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद सेकंड मैसेंजर पे ये अल्फ़ा 1 जो होता है IP3 डाइकास्केट को इंक्रीज़ करवा रहा है, बाकी अल्फ़ा 2 जो है वो साइक्लिक AMP को डिक्रीज़ करवा रहा है, बाकी जितने भी हैं सारे बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 एंड डोपामिन 1 ये सारे साइक्लिक AMP की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करवा रहे होते हैं। अगर IP3 का लेवल इंक्रीज़ है डैक का, ये क्या करवाते हैं कैल्शियम को इंक्रीज़ करवाते हैं, ये कंट्रैक्शन काज करवाते हैं। साइक्लिक AMP अगर कम है तो ये क्या करवाएंगे, काजेज़ कंट्रैक्शन करवाएंगे, और अगर साइक्लिक AMP की एक्टिविटी ज़्यादा है तो ये हार्ट रेट को इंक्रीज़ करवाएंगे, फोर्स इंक्रीज़ करेंगे, रेनिन इंक्रीज़ करवाएंगे। इसी तरह साइक्लिक AMP इंक्रीज़ है तो ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस को इंक्रीज़ कराएंगे, हार्ट रेट फोर्स को इंक्रीज़ करवाएंगे, या लिपोलाइसिस को इंक्रीज़ करवाते हैं। अब रिलैक्स रीनल वस्कुलर स्मूथ मसल। अब ये हो गया। इसके बाद सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का डिफरेंस आना चाहिए। मैंने बताया था सिंपैथेटिक फाइट और फ्लाइट की कंडीशन है, पैरासिम्पैथेटिक रेस्टिंग कंडीशंस है। अब आई पे रेडियल मसल्स और सर्कुलर मसल्स, रेडियल मसल कंट्रैक्ट होते हैं, सिलरी मसल्स रिलैक्स होते हैं ड्यूरिंग सिंपैथेटिक एक्टिविटी। इन पे अल्फ़ा 1 और बीटा रिसेप्टर्स एक्ट कर रहे होते हैं, और ये पैरासिम्पैथेटिक में सिलरी और रेडियल मसल्स दोनों कंट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है ना। M3 रिसेप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। हार्ट में कौन से होंगे, ठीक है ना, ये कंट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ हो जाते हैं सिंपैथेटिक एक्टिविटी में, और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी में हार्ट रेट यानी कि कंट्रैक्टिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। ब्लड वेसल्स जो होंगे ना कंट्रैक्ट्स होती हैं सिंपैथेटिक एक्टिविटी में, और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है वेसल्स पे। ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स में ये रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है ना, और सिंपैथेटिक एक्टिविटी में कंट्रैक्ट्स होते हैं ड्यूरिंग पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी में। स्फिंक्टर्स जो है ना ये कंट्रैक्ट हो जाते हैं ड्यूरिंग सिंपैथेटिक एक्टिविटी, और रिलैक्स होते हैं ड्यूरिंग पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी। इसके बाद पीनस सेमिनल वेसिकल्स, इनमें एजाकुलेशन होती है ड्यूरिंग सिंपैथेटिक एक्टिविटी, और इरेक्शन होती है ड्यूरिंग पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी। इस तरह स्वेट ग्लैंड्स है ना ये एक्सेप्शनल है, इस पे मस्करीनिक एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर एक्ट कर रहा होता है, लेकिन ये सिंपैथेटिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं स्वेट ग्लैंड्स। इस तरह बस अब ये डिफरेंस हो गया सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी। That's all about chapter number 6, first chapter of ANS pharmacology.